नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12 के चैप्टर 10 में ग्रामीण बस्तियों की जो बात है वो पूरी कर ली थी और आज हम नगरीय बस्तियों पर बात करेंगे। इसी पाठ का जो दूसरा जो पार्ट है उस पर आज बात करेंगे कि नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, किन किन प्रकार है इनके, किस किस प्रकार की आकृति में है। कुछ प्रमुख नगरों की भी बात करेंगे कि कार्य के आधार पर नगर कितने प्रकार के हैं। पूरा टॉपिक जो है वो क्रम से चलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे नगरीय बस्तियों पर। नगरीय बस्तियां, और हम पहले भी बात कर रहे हैं कि वर्तमान में प्रवास के कारण, ग्रामीण से नगर की ओर जाने के कारण नगरीय बस्तियां जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाएं, सेवाएं, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के बेहतर अवसर, ये सब। दूसरा, हम जब पिछली क्लास में बात करके आए हैं कि नगरीय बस्तियां जो हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं जो हैं वो करती हैं। तो सेवाएं का कार्य और औद्योगिक यानी कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करती है नगरीय बस्तियां। तो इस पर आज बात करेंगे। तो नगरीय बस्तियां, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में एक नवीन घटना है। और नवीन घटना कैसे? क्योंकि लोग ग्राम से नगर की ओर प्रवास कर रहे हैं और नगरों में जनसंख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? नगरीकरण। यह नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। देखेंगे वर्तमान में लगभग 54% पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है वो नगरों में निवास कर रही है। तो ग्राम से नगर की ओर प्रवास के कारण नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है और इसके प्रमुख फैक्टर ये हैं, कारण इसके प्रमुख क्या है? बेहतर सुविधाएं। बेहतर सुविधाएं हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे वो परिवहन की बात हो, कोई और सेवा हो, इन सब में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। वहां इनकी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। इस कारण लोग नगरों की ओर जो है वो आ रहे हैं। ध्यान रखेंगे, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती, बहुत बार प्रश्न आया है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती 1810 में लंदन बनी गई। तो पहली नगरीय बस्ती जो है वो 1810 में कौन सी बनी? लंदन बनी। ध्यान रखेंगे, लंदन 1810 में विश्व की पहली नगरीय बस्ती बनी हुई। अब एक बात कि सन 1800 के आसपास विश्व की 3% जनसंख्या जो थी वो नगरों में रहती थी, परंतु वर्तमान में ये आंकड़ा जो है वो 54% हो गया है। वर्तमान में विश्व की 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ये बात ध्यान रखेंगे यहाँ। और पहली नगरीय बस्ती कौन सी है? लंदन है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो दो बिंदु, दो महत्वपूर्ण बातें यहां तक ये। इसके बाद में नगरीय बस्तियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, नगरीय बस्तियों को बांटने के आधार क्या हैं? तो हम नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के आधार देखेंगे और क्या क्या आधार है। अभी हमने कल बात है, आपको पिछली क्लास में बात की थी कि नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का पहला आधार है जनसंख्या। हमने अभी इस पे बात करेंगे डिटेल से। तो पहला आधार जो है वो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। सामान्य तौर पर विश्व के लगभग सभी देश जनसंख्या को नगरीय बस्ती का आधार मानते हैं कि वहां कितनी पॉपुलेशन से ऊपर हो जाए कि उस एरिया को हम नगरीय बस्ती बना दें। दूसरा इसमें है प्रशासन। प्रशासन भी महत्वपूर्ण रोल रखता है किसी भी नगरीय बस्ती को बसाने में। तीसरा कारण है व्यावसायिक संरचना। वहां के लोग क्या काम कर रहे हैं, यह भी कई देशों ने आधार बनाया है इसको भी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है, वहां का प्रशासन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। और एक चीज है स्थिति, यानी लोकेशन कैसी है। कई बार नगर स्थिति के अनुसार भी बनाए जाते हैं।
अब हम एक एक बिंदु पर बात करते हैं। पहला बिंदु है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। अभी मैंने आपको कल बात की थी कि भारत की जनसंख्या की परिभाषा में जनसंख्या का आधार कितना है? 5000 व्यक्ति से अधिक। दूसरा, हमारे भारतीय जनसंख्या में दूसरी बात क्या है कि वहां कोई छावनी बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड, कोई नगर पालिका, कोई नगर निगम या कोई नगरीय अधिसूचित समिति होनी चाहिए। तो प्रशासन भी हमारे में है। व्यवसायिक संरचना में भी भारत वाले में यह है कि 75% पुरुष उस क्षेत्र के गैर कृषि कार्य करते हो, यानी गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, तो वो भी एक आधार है। परंतु भारत में 5000 व्यक्ति के साथ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी जरूरी है। तो इन्हीं पॉइंटों से भारत की जो है जनसंख्या, नगर की परिभाषा जो है वो ली गई है। तो ये 4 बातें हैं। पहली बात है जनसंख्या, और विश्व के अनेक अनेक देशों में इसका अलग अलग आधार है। हम पूरी सारणी से बात करेंगे। आप डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड को देखेंगे तो वहां अगर 250 से ऊपर जनसंख्या हो जाए, 250 लोग हो वहां, तो वो नगरीय बस्ती बन जाती है। ध्यान रखेंगे। आइसलैंड में ये 300 है। आइसलैंड में ये 300 व्यक्ति है। इसी प्रकार कनाडा, वेनेजुएला में ये 1000 व्यक्ति है। कनाडा और वेनेजुएला में कितने व्यक्ति हैं? 1000 व्यक्ति हैं। ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार कोलंबिया में 1500, कोलंबिया में 1500, नोट कर लें साथ में। कोलंबिया में ये 1500 है। अर्जेंटीना, पुर्तगाल में 2000 है। अर्जेंटीना, पुर्तगाल में ये कितनी है? 2000 व्यक्ति है। यूएसए, थाईलैंड में 2500 है। भारत में ये आपको पता ही है कितनी है? 5000। और सबसे अधिक है जापान में 30,000 व्यक्ति। तो अलग अलग देशों ने जनसंख्या को मापदंड का अलग अलग आधार माना है। सबसे कम आधार किसका है? डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड का। फिर है आइसलैंड का, फिर कनाडा, वेनेजुएला का, कोलंबिया का, अर्जेंटीना और पुर्तगाल का, फिर यूएसए, थाईलैंड का। भारत में 5000 और जापान में लगभग ये 30,000 है। परंतु भारत एक विशेषता रखता है, वो अपने साथ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व को भी शामिल करता है। ये पहला मापदंड है जनसंख्या को मापने का या नगर को परिभाषित करने का, जिसमें जनसंख्या को अपनाया गया है। दूसरी बात है व्यावसायिक संरचना। कई लोग सिर्फ इस चीज को ही जनसंख्या को मापने का आधार मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि नगर में आर्थिक क्रियाएं हैं जो वो अधिक होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। अभी हमने बात की कि भारत में 75% पुरुष जो है उस क्षेत्र के वो गैर कृषि कार्य में होने चाहिए, जबकि इटली में कोई देश नगर, कोई क्षेत्र नगर तब बनता है जब वहां के 50% पुरुष गैर कृषि कार्य में हो। यानी गैर कृषि का मतलब कृषि न करते हो, कोई उद्योग, कोई सेवा इस सेक्टर में कार्यरत हो। तो 2 बिंदु, जनसंख्या भी पूरा हुआ और व्यावसायिक संरचना भी पूरा हुआ। प्रशासन, तो उस क्षेत्र में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। ब्राजील में तो अगर किसी क्षेत्र में कोई प्रशासन का केंद्र है तो वो एक नगरीय केंद्र बन जाता है, वो नगर बन जाता है, चाहे जनसंख्या कितनी भी हो, जरूरी नहीं है इसके लिए। तो ब्राजील एक ऐसा है। भारत में भी लिखा गया है कि प्रशासन होना चाहिए, यानी वहां कोई छावनी बोर्ड, कोई कंटेनमेंट बोर्ड, कोई नगर पालिका,
कोई नगर निगम, ये सब होने चाहिए, तभी वो एरिया क्या बनता है, एक नगरीय बस्ती बनता है। आप बोलीविया में देखेंगे, ब्राजील के साथ बोलीविया, दोनों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये प्रशासन अगर किसी क्षेत्र में है तो उसे क्या बनाते हैं, नगरीय केंद्र बनाते हैं। कई बार स्थिति के आधार पर भी नगर बनते हैं, जैसे औद्योगिक नगर, जैसे सैनिक नगर, जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखते ये, जैसे खनन नगर, तो स्थिति में रखती है। पर्यटन नगर, ऐतिहासिक नगर, तो इन एरियो में कई बार स्थिति को ध्यान में रखकर भी नगर बनाए जाते हैं। तो ये 4 प्रमुख बिंदु हैं किसी भी नगरीय बस्ती को बांटने के। आपसे आधार पूछे जाएं तो जनसंख्या, वहां का प्रशासन, वहां की व्यावसायिक संरचना और वहां की स्थिति यानी लोकेशन जो है, ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनके ऊपर किसी भी नगर को बांटा जाता है कि कोई ग्रामीण बस्ती नगर कब बनेगी। तो पहला आधार जनसंख्या पे बात की हमने, फिर प्रशासन पे बात की, फिर व्यावसायिक संरचना पे बात की। और व्यावसायिक संरचना में क्या है, हमें 2 ही उदाहरण ध्यान रखने, इटली में 50%, भारत में 75%। प्रशासन में मैंने आपको बात बता दी कि छावनी कंटेनमेंट बोर्ड भारत में होना चाहिए। बोलीविया और ब्राजील में अगर कोई किसी क्षेत्र में प्रशासन चल रहा है तो वो नगरीय केंद्र बन जाता है। तो पहले तो ये 4 बिंदु हैं नगरीय बस्ती को परिभाषित करने के। इसके बाद में है नगरीय क्षेत्रों के कार्य। इसके बाद में है नगरीय क्षेत्र क्या क्या कार्य करते हैं, यानी कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। यानी कार्य के आधार पर वर्गीकरण पर बात करते हैं कि नगरीय क्षेत्रों के क्या क्या कार्य हैं। तो इसमें पहला बिंदु हमने बात की कि कोई प्राचीन नगर होगा, कोई प्रशासन नगर होगा, कोई सैनिक नगर होगा, कोई औद्योगिक नगर होगा, कोई वाणिज्य नगर होगा। ये नगरों के प्रकार होते हैं। सामान्य तौर पर प्रशासनिक नगर भी होते थे। प्रशासनिक नगर क्या होगा, किसी भी देश या राज्य की राजधानी जहां से उस देश की व्यवस्था चलती हो, वो प्रशासन नगर होते हैं। और सामान्य तौर पर ये राजधानियां ही होती हैं किसी भी देश की। कुछ नगर औद्योगिक हैं, जहां उद्योग है, जैसे आप भिलाई को देखेंगे भारत में, जैसे आप अमेरिका में ब्रोकन हिल को देखेंगे, ये सब औद्योगिक नगर हैं। कुछ प्रशासन नगर होते हैं, कुछ तटीय नगर होंगे, कुछ मनोरंजन नगर होंगे। इन सब पर बात करेंगे कि नगरीय क्षेत्र क्या क्या कार्य करते हैं, उदाहरण सहित बात करेंगे ढंग से। चलिए, पहली बात हम शेफील्ड को पहले इनके वर्गीकरण करते हैं। इनके 3 वर्गीकरण है, प्रशासनिक, व्यवसायिक और सांस्कृतिक। कुछ अन्य भी है, उस पर भी बात करेंगे। प्रशासनिक नगर, व्यवसायिक नगर, सांस्कृतिक नगर और अन्य नगर। इनको हम क्लासिफाइड करेंगे कि कौन कौन से नगर कैसे कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक नगर की। तो किसी भी देश का प्रशासन जहां से चलता है वो उसका प्रशासनिक नगर होता है। सामान्य तौर पर ये किसी देश या राज्य की राजधानियां होती हैं। देश या राज्य की राजधानियां जो होती हैं वो प्रशासनिक नगर होती है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, आपके बुक में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कैनबरा, किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। उसके बाद बीजिंग किसकी राजधानी है, चीन की राजधानी है। इसके अलावा लिखा है अदिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी है और इथियोपिया एक नियोजित नगर है। इस पर भी बात करेंगे। किसी भी देश की राजधानी, जैसे वॉशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है, यूएसए की। और इसी प्रकार से एक और राजधानी आपकी किताब में दे रखी है, उसका नाम है लंदन। और लंदन किसकी राजधानी है, ग्रेट ब्रिटेन की। तो ये जो है किसी भी देश के प्रशासनिक नगर होते हैं।
इसके अलावा किसी भी प्रांत की राजधानी, जैसे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वो भी एक अपने आप में प्रशासकीय नगर है। अल्बेनी न्यूयॉर्क के अंदर आता है, वो उसकी राजधानी है। ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी विक्टोरिया जो है वो भी इसी प्रकार से है। तो पहला ही व्यवसायिक नगर जो कि व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अब चाहे वो किसी का व्यापार हो, चाहे वो कृषि औजार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के कृषि का, मांस का, तो वो नगर जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन से नगर होते हैं? व्यवसायिक नगर होते हैं। जैसे बात करते हैं कृषि बाजार के लिए, कृषि के लिए विनिपेग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है और कनाडा में है, और कंसास कहां है? यूएसए में। तो विनिपेग और कंसास कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही बैंकिंग और वित्तीय के लिए, बैंकिंग और वित्तीय के लिए दो नगर प्रसिद्ध हैं। किताब में लिखी है फ्रैंकफर्ट, कहां है? जर्मनी में है। और इसके अलावा एक लिखा है एम्स्टर्डम, ये कहां है? नीदरलैंड में। दुनिया में सबसे बड़ा हीरा कटाई का केंद्र है एम्स्टर्डम। चलिए अगली बात करेंगे। इसके अलावा बड़े पतन भी है, जैसे मैनचेस्टर और सेंट लुइस। मैनचेस्टर यूएसए में, यूएसए में क्या, मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में है, ग्रेट ब्रिटेन में आता है। इस पर भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसे नगर जो कि व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो इसमें आते हैं। ठीक है। इसके अलावा परिवहन में भी आपकी किताब में लिखे हुए हैं, बगदाद लिखा है, लाहौर लिखा है, आगरा लिखा है। ये परिवहन की दृष्टि से प्रमुख नगर है। तो परिवहन भी सेवाओं और व्यापार में आता है। तो बगदाद, लाहौर और आगरा ये भी प्रमुख में आते हैं अभी। इसके अलावा सांस्कृतिक नगर, तो किसी भी धर्म का प्रमुख स्थान सांस्कृतिक नगर, जैसे भारत में हरिद्वार, वाराणसी, जेरूशलम, मक्का, अमृतसर, जगन्नाथपुरी, ये सब कौन से नगर हैं? सांस्कृतिक नगर हैं भी। समाज नाम किसी भी संस्कृति के धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं अभी। ये कौन सी दृष्टि से? धार्मिक दृष्टि से। अन्य नगरों में बात करते हैं, जैसे मनोरंजन नगर, यानी जो घूमने के लिए है, जैसे मियामी, कहां है? यूएसए में, फ्लोरिडा पर। पणजी भारत में है, कहां है? गोवा पर। ऐसे ही औद्योगिक नगर होते हैं। जैसे बात करें धनबाद की, कहां है? झारखंड में। और ब्रोकन हिल कहां है? यूएसए में। तो औद्योगिक नगर, इसके अलावा मनोरंजन नगर। आगे बात करेंगे परिवहन नगर, खनन नगर। ध्यान रखेंगे ब्रोकन हिल और धनबाद खनन नगर है, जबकि पीट्सबर्ग कौन सा नगर है? औद्योगिक नगर है। गलती है थोड़ी सी, ध्यान रखेंगे। खनन नगर है, धनबाद और ब्रोकन हिल खनन नगर है, जबकि पीट्सबर्ग जो है वो कौन सा नगर है? औद्योगिक नगर है। परिवहन नगर हमने बात करी ली, मुगल सराय को देख लें आप। मुगल सराय एक परिवहन नगर है। तो नगरों, क्षेत्रों के कार्य के आधार पर उन्हें प्रशासनिक नगर, व्यवसायिक नगर, सांस्कृतिक नगर और जो है मनोरंजन, औद्योगिक, परिवहन और खनन नगर में बांटा गया है। तो मनोरंजन में मियामी और पणजी, औद्योगिक नगर में पिट्सबर्ग, खनन नगर में धनबाद व ब्रोकन हिल और परिवहन नगर में मुगल सराय जो है वो प्रमुख स्थान रखते हैं। सांस्कृतिक नगर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ये नगरीय क्षेत्रों के कार्य हैं। अब आगे हम नगरों का ये विभाजन को देखते हैं। नगरों का विभाजन, कितने प्रकार के नगर होते हैं
इन पर बात करेंगे। और सबसे पहला इसमें है नगर, फिर है शहर, फिर है सन्नगर, नगर, शहर, सन्नगर, फिर है मिलियन सिटी, और फिर है विश्व नगरी। इसको बोलते हैं मेगालोपोलिस। चलिए, सबसे पहले नगर। नगर और ग्रामीण बस्ती बिल्कुल माइनर सा अंतर जो है इन दोनों के बीच होता है कि सबसे पहले कोई ग्रामीण बस्ती होगी, फिर वो क्या बनेगा, नगर, फिर नगर से बनेगा शहर, शहर से सन्नगर, और फिर मिलियन सिटी, विश्व नगरी। ये बड़े स्तर पर चलते हैं। सामान्य तौर पर कोई विशिष्ट सुविधाओं वाला क्षेत्र, विशिष्ट सुविधाओं वाला क्षेत्र जो होता है वो नगर कहलाता है। किसी एरिया में अगर आप विशिष्ट सुविधाएं देखेंगे तो वो क्या होता है, नगर होता है। बस फर्क इतना ही होता है, नगर और ग्राम में थोड़ा सा ही अंतर है। नगर में आपको थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, ये सब देखने को मिलेगा, जो पास के ग्राम से थोड़ा सा बड़ा होगा और वहां ऐसी विशिष्ट सुविधाएं मिलेंगी, उसे सामान्य तौर पर नगर कहा जाता है। और भारत में ये जनसंख्या 5000 से ऊपर होते ही कोई भी ग्राम जो है वो नगर की श्रेणी में आता है, परंतु वहां कुछ 3-4 चीजें और भी जरूरी हैं। तो बहुत बार भारत में नगरीय बस्ती को परिभाषित करने का क्वेश्चन जो है वो आया है। तो पहला ये है कि नगर क्या होता है कि वहां निर्माण, खुदरा व्यापार और कोई व्यवसायिक सेवा भी हो सकती है। यहाँ ये सब चीजें हो तो वो एरिया पास के ग्राम से क्या बन जाता है, नगर। अब नगर क्या होता है, अब 2-3 नगर बन गए, इनमें से कोई ऐसा नगर जो कि अपने पास के एरिया को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ दे, वो शहर बन जाता है। यानी अपने पास के क्षेत्र को अगर कोई क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ दे तो वो क्या बन जाता है, शहर बन जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है नगर से वास्तविक रूप से मैं बात करें तो, परंतु आपको यहाँ एक परिभाषा लिखनी है। एक परिभाषा बुक में लिखी हुई है लेविस मम्फोर्ड की, कि वास्तव में नगर जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, यानी उसके कार्य अत्यधिक जटिल होते हैं। तो लेविस मम्फोर्ड की एक परिभाषा आप इसके साथ याद रखेंगे कि नगर जो है वास्तविक स्वरूप में अत्यधिक जटिल प्रकार का कार्य होता है, कि जितना आसान आपको लगता है उतना आसान नगर होता नहीं है। और नगर की परिभाषा क्या है, जो अपने पास के एरिया को प्रतिस्पर्धा में क्या छोड़ दे, पीछे छोड़ दे। ठीक है, अब हम नगर से सीधा शहर से कहां जाएंगे, मिलियन सिटी। जब किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए, 10 लाख से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, मिलियन सिटी बन जाता है। ध्यान रखेंगे, जब किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, और दुनिया में सन 1800 में लंदन विश्व की पहली मिलियन सिटी बनी। लंदन विश्व की पहली मिलियन सिटी बनी। 1850 में पेरिस और 1860 में न्यूयॉर्क भी इसके अंदर शामिल हुआ। पेरिस फ्रांस की राजधानी और न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर बसा हुआ एक शहर है, फेमस। तो जब शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मिलियन सिटी बोलते हैं। 1800 में लंदन, 50 में पेरिस और 60 में न्यूयॉर्क पहला जो है वो मिलियन सिटी बनने वाले क्षेत्र है। सन्नगर क्या होता है, जब कोई क्षेत्र शहर विकसित होता और इधर से कोई शहर विकसित होता आपस में जुड़ जाए, तो 2 या 2 से अधिक शहर विकसित होते हुए आपस में जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सन्नगर, या इसको बोलते हैं कंजर्वेशन बोलते हैं। और सन्नगर की संकल्पना सबसे पहले किसने दी है, पैट्रिक गिडीज ने दी है। ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया है, सन्नगर की संकल्पना किसने दी है, पैट्रिक गिडीज ने दी है।
और कब दी है? सन 1915 में। जैसे आप भारत में बात करेंगे हैदराबाद, सिकंदराबाद, इसके अलावा आप देखेंगे शिकागो को देखेंगे, मैनचेस्टर को देखेंगे, वो इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पास के एरिया को समाहित करके एक विशाल नगरीय क्षेत्र का निर्माण किया है। तो पैट्रिक गिडीज ने 1915 में सन नगर को पहली बार परिभाषित किया कि दो या दो से अधिक शहर बढ़ते हुए आपस में सम्मिलित हो जाएं और एक विशाल नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएं, उसे बोलते हैं सन नगर। चलिए, वर्तमान कहते हैं कि दुनिया भर में लगभग 512 शहर जो है वो मिलियन सिटी बन चुके हैं और 2030 तक ये 650 के आसपास जो है वो हो जाएंगे। तीसरा है विश्व नगरी या मेगालोपोलिस। जब दो या दो से अधिक सन नगर आपस में मिले, दो या दो से अधिक सन नगर आपस में मिले तो उसे विश्व नगरी या मेगालोपोलिस कहते हैं। ये शब्द 1957 में सबसे पहले जीन गोटमैन ने दिया। ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे, जीन गोटमैन ने 1957 में इस संकल्पना का प्रतिपादन किया है भाई। और होता क्या है, दो सन नगरों के आपस में मिलने से बनता है। और दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण सन नगर का यूएसए के उत्तरी पूर्वी तट में बोस्टन से लेकर नीचे वॉशिंगटन डीसी तक है। नीचे वॉशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया तक है। आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए को देखेंगे, यूएसए के मैप में, तो बोस्टन से लेकर और ये पूरा एरिया जो है ये एक विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस या इसको महानगर या विशाल नगर भी कहा जाता है, ये फैला हुआ है बोस्टन से लेकर और वॉशिंगटन डीसी तक। एक ये अलग परिभाषा है। तो 5 प्रकार के एरिया हैं। अब एक चीज है मेगा सिटी, एक अलग से ध्यान रखना है, मेगा सिटी है एक, और वर्तमान में इनकी संख्या ज्यादा, आपकी किताब में 31 लिखी हुई है। मेगा सिटी होते क्या? जब किसी नगर की जनसंख्या 1 करोड़ के पार हो जाए, जब किसी नगर की जनसंख्या किसके पार हो जाए? 1 करोड़ के पार हो जाए तो उसे मेगा सिटी जो है वो कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में दुनिया में 31 मेगा सिटी हैं। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, भारत में दिल्ली और मुंबई जो है वो मेगा सिटी के अंतर्गत आता है। बेंगलुरु भी मेगा सिटी में आने लग गया है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, विश्व की पहली मेगा सिटी 1950 में न्यूयॉर्क बनी गई। ये बात ध्यान रखेंगे, लंदन नहीं है। विश्व में पहला नगर बना, नगरीय बस्ती लंदन है। विश्व में पहला मिलियन सिटी भी लंदन है, परंतु विश्व में पहली मेगा सिटी जो है वो न्यूयॉर्क है। ध्यान रखेंगे, कब बनी? 1950 में बनी गई। तो 90 सालों बाद न्यूयॉर्क जो है वो मिलियन सिटी से क्या बन गया? मेगा सिटी बन गया भाई। चलिए, अब हम 2 प्रकार के नगरों पर बात करने वाले हैं जिनको योजना के अनुसार बसाया गया है। हमको सिर्फ इनके जनक का नाम ध्यान रखना है, किन्होंने इसको बसाया। नियोजित नगर बोलते हैं। कुछ नगरों को प्लानिंग के अनुसार बसाया जाता है, जैसे आप चंडीगढ़ को देखेंगे, यानी यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं सरकार के द्वारा। तो इनमें से भारत में एक नगर है चंडीगढ़, और जिसको बसाया है, जिसकी योजना बनाई है ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर ने इसकी योजना जो है वो बनाई है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार एक नगर है कैनबरा, और कैनबरा की योजना 1912 में वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने बनाई है। वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने बनाई है कैनबरा की योजना। इसके अलावा इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, जिसे एक और नाम कहा जाता है नवीन पुष्प, ये भी योजना के अनुसार बसाया गया है।
इसमें मरकाटे में एक बड़ा बाजार है। ये मानते हैं कि उत्तर में, अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे तो ये कहते हैं कि उत्तर में मिस्र की राजधानी काहिरा से लेकर दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच में ये विश्व में सबसे बड़ा जो है वो बाजार है अफ्रीका महाद्वीप में। तो अदीस अबाबा को प्लानिंग पे बनाया गया एक मुख्यालय है, एक शिक्षा, एक विश्वविद्यालय है, एक मरकाटे में बड़ा बाजार है। ऐसे ही कैनबरा जो है इसको उद्यान नगर बनाकर इसकी कल्पना की गई थी, परंतु अब इसके सारे कई उपनगर भी विकसित हो रहे हैं। हमने उपनगर की बात पिछली कक्षा में की है कि उपनगर क्या होता है। तो ये कुछ बिंदु थे नगरीय बस्तियों के आधार पर, और पूरा जो टॉपिक था कक्षा 12 में पाठ 10 चैप्टर जो है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। धन्यवाद। सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।